खार्किव से खबर है, यहां पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस ने मिसाइल से बनाया है खार्किव को निशाना। रिहायशी इलाके में गरजी मिसाइल हमले के बाद मची अफरा तफरी। ये देखिए तस्वीरें। और रूसी सेना का एमएलआरएस से हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर दागे गए रॉकेट। ये देखिए यूक्रेनी हथियार डिपो पर कैसे किया रूस ने हमला। और यूक्रेन के आसमान में उड़े अटैक ड्रोन्स। यूक्रेनी एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से ड्रोन ध्वस्त। और खेरसॉन में गरजे यूक्रेनी मिग फाइटर जेट। रूसी ठिकानों पर गिराए हैमर बॉम्ब, रूसी खेमे को बड़ा नुकसान। और इस बीच एक बड़ी खबर है, पोलैंड को लेकर नाटो में हलचल बहुत तेज हो गई है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने दी रूस को एटमी धमकी। कहा राफेल से दागे जा सकते हैं एटमी हथियार, रूस पोलैंड को आक्रामकता ना दिखाए, ये करोल नवरोकी कह रहे हैं। पोलैंड के आसमान में राफेल फाइटर जेट्स की गश्त जारी है। तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर है, रूस पर ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हिली का बयान आया है। कहा गया है नाटो रूसी खतरे का जवाब देगा। पोलैंड में ब्रिटिश टाइफून फाइटर जेट तैनात किए गए। रूसी ड्रोन्स को गिराने के लिए फाइटर जेट की गई है तैयारी। तो नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक है रूस के खिलाफ। तो देखिए कुल मिलाकर पोलैंड कैसे बना महायुद्ध का अखाड़ा, ये आपको बता देते हैं। पोलैंड में इस वक्त हालात कैसे हैं। नाटो देश पूरी तरह से सतर्क हैं। नाटो देशों के फाइटर जेट्स यहां पर तैनात कर दिए गए। लगातार पोलैंड के आसमान में फाइटर जेट्स गश्त करते नजर आ रहे हैं। पोलैंड को खुफिया जानकारी दी जा रही है। हर तरह से नाटो पोलैंड के साथ खड़ा है। पोलैंड एक नाटो कंट्री है। पोलैंड को लेकर तनाव देखिए कहां तक पहुंच गया है। रूस नाटो में तनाव गहरा रहा है। जेट की उड़ान से रूस नाराज है। उकसावे की कार्रवाई इसे माना जा रहा है, क्योंकि तमाम नाटो देशों के फाइटर जेट्स पोलैंड के आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। और अहम खबर आपको बता दें, रूसी हेलीकॉप्टर KA-52M का कहर। यूक्रेनी इलाके में मिसाइल बरसाई गई। यूक्रेनी जवानों के भारी संख्या में हताहत होने का किया गया है दावा। और इस बीच रूस की एक और रिफाइनरी पर हमला हो गया। यूक्रेन ने सारातोव रिफाइनरी पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। हमले के बाद देखिए तस्वीरें, कैसे पूरी रिफाइनरी आग की चपेट में नजर आ रही है। और अहम खबर है, रूस से आई फ्रांस पर हमले की धमकी। रूसी टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलियोव की धमकी। फ्रांस पर परमाणु हमला होना चाहिए, ये कहा गया है उनकी तरफ से। फ्रांस को तबाह कर देना चाहिए सोलोवियोव, ये कहते नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि सोलोवियोव की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी नजदीकी है, ये बात हर कोई जानता है। तो चर्चा में है रूसी टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलियोव, और वो एक बार फिर धमकाते नजर आ रहे हैं। नाटो पायलटों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पोलैंड में उड़ान भर रहे नाटो पायलट्स को मारने की सीधी सीधी धमकी दी गई है। सोलोवियोव ने कहा फ्रांस पोलैंड में परमाणु मिसाइलें भेज रहा है, फ्रांस पर परमाणु हमला कर देना चाहिए।
तो सवाल तो देखिए यही है कि क्या पोलैंड से भड़केगा परमाणु युद्ध? बयानात तो ऐसा ही नजर आ रहे हैं। रूस के आक्रामक रवैये से पोलैंड, बाल्टिक देश असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाल्टिक देशों को आशंका है कि रूस उनकी जमीन हड़प लेगा। समय रहते एक्टिव होना चाहते हैं पोलैंड और तमाम बाल्टिक देश। नाटो की मीटिंग्स में सेना पोलैंड भेजने की डिमांड हुई है। पोलैंड समेत बाल्टिक की सुरक्षा के लिए नाटो सेना भेजने की मांग की गई है। अब बड़ी बात तो यह है कि नाटो देशों ने सेना पोलैंड भेजी तो रूस से मिल सकता है परमाणु जवाब, क्योंकि रूस भी पूरी तरह से तैयारी कर बैठा है। और अब आपको यूरोप और नाटो देशों की परमाणु ताकत और रूस बेलारूस की परमाणु ताकत में तुलना करके बताते हैं कि कौन किस स्थिति में नजर आ रहा है। यह देखिए पूरी डिटेल आपके सामने। यूरोप का परमाणु घेरा, फ्रांस, ब्रिटेन के पास 540 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि रूस बेलारूस की बात की जाए तो रूस के पास 1600 परमाणु हथियार मौजूद हैं। एक बड़ी परमाणु ताकत है रूस। पोलैंड, बाल्टिक देशों में परमाणु हथियारों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। यूरोप से लगे इलाकों में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती रूस और बेलारूस भी कर रहे हैं। बेलारूस का रोल बहुत अहम है। ईरान और चीन से परमाणु गठबंधन भी किया गया है। वहीं यूरोप की बात की जाए तो पूरे यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित कर दी गई है, यानी दोनों ही पक्षों की तैयारी पूरी है। दबाव बनाने के लिए परमाणु ड्रिल भी आने वाले वक्त में संभव है। वहीं यूरोप के आक्रामक रवैये से यूक्रेन में भीषण हमला भी हो सकता है, इसके भी आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे वक्त में हो रही है वॉर ड्रिल। वॉर ड्रिल तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस बेलारूस की ड्रिल ज़पैट 2025 खत्म हो गई है। दोनों देशों के 1 लाख सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। 333 फाइटर जेट और विमान इसमें शामिल हुए। रूस बेलारूस सीमा पर हुई ज़पैट 2025 ड्रिल। 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में यह ड्रिल अंजाम दी गई। जल थल नभ में रूस और बेलारूस ने युद्धाभ्यास करके यूरोप को दहला दिया। और ज़पैट 2025 में परमाणु ड्रिल भी शामिल। बायोलॉजिकल युद्ध का भी अभ्यास किया गया। केमिकल अटैक से निपटने की भी जवानों को दी गई ट्रेनिंग। और ज़पैट 2025 में रूसी नेवी भी एक्टिव। बैरेंट्स सागर में गरजे रूसी युद्धपोत। रूसी नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट ने किया युद्धाभ्यास। लेकिन इस युद्धाभ्यास की सबसे खास बात क्या रही, अब आपको यह दिखाने जा रहे हैं। ज़पैट 2025 युद्धाभ्यास में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बेलारूस से लगी सीमा पर मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देखिए। बाकायदा सेना की वर्दी पहनकर ज़पैट 2025 युद्धाभ्यास का दौरा करने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए। आर्मी ड्रेस के जरिए पुतिन ने नाटो देशों को कड़ा संदेश दिया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया। पुतिन ने हथियारों का यहां पर निरीक्षण किया। अलग अलग तरह के 405 हथियारों का प्रदर्शन उनके सामने किया गया। और तो और पुतिन ने कई हथियारों को खुद चला कर देखा। ये देखिए, आर्मर्ड व्हीकल में भी पुतिन बैठे नजर आए।
तो युद्धाभ्यास में पुतिन के आर्मी ड्रेस में उतरने के मायने क्या हैं, अब आपको ये भी बताते हैं। दरअसल एक तरह का बड़ा युद्धक संकेत नेटो कंट्रीज के लिए इन तस्वीरों में छिपा है। खबर क्या है? ज़पैक 2025 में व्लादिमीर पुतिन का पहुंचना, सेना की ड्रेस में नजर आना, हथियारों को खुद चलाकर देखा, उन्होंने आजमाया खुद। मायने इसके क्या है? तनाव के बीच नेटो को यह सीधा संदेश पुतिन ने दिया है। रूस को कमतर ना आंकने का संदेश दिया गया है। सैन्य कमांडर की अपनी छवि वो मजबूत करते नजर आए। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से आक्रामकता का संदेश देते नजर आए। और देखिए इस बीच जंग के मैदान में क्या हो रहा है। नीपर में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू हो गई। रूसी सेना ने यहां पर होवित्जर से गोले दागे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की गई है बमबारी। ये देखिए रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। Выстрел! और रूस को यूक्रेन का विनाशक जवाब। सुखोई 27 से की गई भीषण बमबारी। रूसी सैन्य ठिकानों पर गिराए गए GBU बम। रूस के असॉल्ट ग्रुप को इस हमले में किया गया टारगेट। साउथ चाइना सी में चीन ताइवान फ्रंट से है, जहां पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताइवान के इलाके में 4 चीनी जहाज घुस आए। तस्वीरें देखिए, ताइवानी कोस्ट गार्ड्स ने इन चीनी जहाजों को घेरा और कुछ देर बाद ये चीनी जहाज वापस गए। अब देश से जुड़ी ऐसी खबर जो आतंकी मंसूबों पर पानी फेरती है। देश में ISIS के 2 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश हुआ है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रची जा रही थी, यह पता चला है। दोनों ISIS मॉड्यूल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। आतंकियों की तकरीरें दिखाकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है और एक बार फिर आतंकी मुल्क पाकिस्तान का चरित्र सबके सामने बेपर्दा हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी की। झारखंड, मुंबई और दिल्ली में हुई रेड के दौरान इस टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ था। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। ISIS किस तरह के मॉड्यूल पर काम कर रहा है, कैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश करने की पूरी रणनीति और षड्यंत्र बनाया गया है, इसका पता चला है। पाकिस्तान का ISIS वाला षड्यंत्र जांच एजेंसियों ने दरअसल ध्वस्त कर दिया है। जांच से क्या पता चला, ये आपको बताते हैं। भारत में 2 ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। खिलाफत और गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही थी। कट्टरपंथियों और आतंकियों के वीडियो का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके भड़काऊ वीडियोस को आगे बढ़ाया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था नौजवानों का। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। जितेंद्र, जरा बताइए और क्या क्या पता चला है? जी बिल्कुल, देखिए एक ही हफ्ते के अंदर ISIS के 2 बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें से सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उसके साथ साथ NIA ने भी एक ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। और इन सभी से जो भी आरोपी पकड़े गए उन सबसे पूछताछ के दौरान पता चला कि इन सभी के मोबाइल फोन से 4 लोगों के, यानी कि वो 4 कट्टरपंथी हैं जिनके वीडियोज इनके पास मिली, जिनकी तकरीरें इनके मोबाइल से मिले, और वो है जाकिर नाइक, इसके अलावा तारिक जमील, तारिक मसूद और मसूद अजहर। ये वो 4 आतंकी हैं जिनकी तकरीरें इनके मोबाइल से मिली। और खास बात यह कि इन्हीं तकरीरों को नौजवानों को सुनाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बाकायदा तफ्तीश के दौरान यह भी सामने आया कि लगातार ये सभी जो नौजवान हैं, ये ना सिर्फ इन तकरीरों को पढ़कर बल्कि अलग से एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था सिग्नल ऐप के ऊपर, और उसी ग्रुप के अंदर इस तरीके की तकरीरें अन्य लोगों को शेयर की जा रही थी। और उसके बाद जब ये पुख्ता हो जाता था कि ये पूरे तरीके से तैयार है, उसके बाद इन्हें टास्क
दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब तक की तफ्तीश में तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि किस तरीके से ना सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा था, बल्कि उन्हें आने वाले वक्त में फेस्टिव सीजन के दौरान धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की एक और साजिश बेपर्दा हुई है। बिहार में वोटर अधिकार के बाद बिहार अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा की खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी या कांग्रेस शामिल नहीं। इस यात्रा की और क्या खासियत है, क्यों ये दूसरी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी, और बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का प्रेडिक्शन आखिर क्या कहता है? तमाम सवालों को जानने की कोशिश की TV9 संवाददाता आकाश वत्स ने तेजस्वी से बात करके। देखिए ये इंटरव्यू। चलिए अब आपकी यात्रा पर बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक यात्रा खत्म की, वोटर अधिकार यात्रा, और वो यात्रा खत्म हुई उसके ठीक बाद आप बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। इतनी जल्दी जल्दी यात्रा अचानक ही जिस जिले में किए और जो जिला छूट गया, जो जिला छूटा है उस जिले में हम कर रहे हैं। कवर तो हमको सारा जिला करना है ना। तो उस दौरान केवल 20 से 25 ही जिला हम लोगों ने किया था। बिहार में टोटल 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है। तो जो छूटे हुए जिला है उसमें तो करना ही है। हमको तो हर जगह जाना है ना भाई। हमारी पार्टी हर जगह है। हमारे लोग ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी ख्वाहिश थी कि उनके जिले में भी आकर के संवाद करें, और हम लोगों का यही काम है। और क्या काम है? बीजेपी कह रही है कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो यात्रा महागठबंधन की यात्रा थी। ये जो यात्रा है ये तेजस्वी यादव की अकेली यात्रा है। वो अकेले आरजेडी की ये यात्रा है, तेजस्वी जी अकेले निकले हैं। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी को इसमें कौन सी पेट में मड़ोर है? असल में जब भी हम सड़क पे रहते हैं या विपक्षी दल सड़क पे रहता है तो उनका सर हाथ फूल जाता है। आपने चुनाव के कई मुद्दे गिनाए, लेकिन आपने तब वोट चोरी या SIR इसका जिक्र आपने नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बीजेपी कह रही है, ये आपको भी तो नहीं लगता कि ये मुद्दा आप कहीं पीछे छूट गया है या ग्राउंड रियलिटी से दूर है? जो जीवित हैं उसको मार दिया गया तो ग्राउंड रियलिटी से कैसे दूर हो सकता है ये मुद्दा? और जो हम लोगों की मांगे थी सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई। तो हमने तो मुद्दा उठाया, नहीं उठाए होते, सड़क पे अगर नहीं आते SIR के इश्यूज को लेकर के, अगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये नहीं गूंजता, यात्रा पे हम लोग नहीं निकलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी से मिलकर के काम तो कर ही रहा था अपना। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि अच्छे से फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, और हमारी डिमांड थी वो पूरा किया है। और क्या चाहिए? आधार जुड़वाना था, आधार अब जुड़ गया, वैसा जुड़ा है कि किसी राज्य में SIR कराएंगे आधार इंक्लूडेड रहेगा। और जो हम लोगों की मांग थी ट्रांसपेरेंसी की, भाई आप 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से काटे गए, किसी को पता ही नहीं क्यों कटे हैं, क्या कटा है। अब हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन को विज्ञापन दे दे करके भी बताना पड़ रहा है ये रीज़न है, ये है। और हम लोग तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास टीम भी गया था, मांग की है कि जिन लोगों का काट रहे हो कम से कम नोटिस तो भेजो और कम से कम अपील का चांस तो दो। आप इसे भले ही अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और पूर्णिया में उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठिए को बचाने में लगी हुई है। आप जिसे बहुत सफल यात्रा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो तो घुसपैठिए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इलेक्शन कमीशन में ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी, उसमें एक घुसपैठिए का जिक्र है क्या? मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से। अगर नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? माफ़ी मांगो। नफरत, द्वेष, हिंसा, बस यही परिभाषा है मोदी जी की, और तो कोई काम है नहीं। घुसपैठिया आ गया, 11 साल से आप प्रधानमंत्री, तो झाल बजाइए। आप जिम्मेदार हो घुसपैठिया है तो। 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है एनडीए की, अगर घुसपैठिया आ गया तो मुख्यमंत्री दोषी है और आप दोषी हैं, और कौन दोषी होगा? और इतनी हल्की बात प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। बताओ ना कितना घुसपैठिया घुसा, कौन रास्ते घुसा? झारखंड में चुनाव था तब वहाँ घुसपैठिया था, अब बिहार में घुसपैठिया हो गया। तो घुसपैठिया कहाँ है भाई?
अरे भाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करो। आपको तो शर्म आएगा अगर आप अपना पुराना ही भाषण देखिएगा बिहार के लिए, क्या क्या आपने बोला है। विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, मिला। शुगर मिल चालू कराएंगे और उसी शुगर मिल के चीनी का चाय पियेंगे। कब पियेंगे प्रधानमंत्री जी? हम दूध लेके बैठे हैं, चाय पत्ती भी हम डाल लेंगे, लेकिन चीनी कब डालिएगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी 11 साल में एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रहा तो रीगा में चीनी मिल चालू कराया। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के जो स्पोर्ट्समैन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी उनको भी अधिकारी तक का, DSP तक का प्रावधान किया गया नौकरी में। ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। अमित शाह जी आते हैं बिहार, 11 साल केंद्र में राज करने के बाद अब 20 साल में राज्य सरकार में, बोलते अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अभी तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे? क्या किया बिहार में? लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट लोन के बारे में एक बड़ी घोषणा की है और बताया कि छात्रों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सिर्फ छात्र को लेकर नहीं, महिलाओं को लेकर, और वो चाहे जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, वो एक के बाद एक हर दिन करीब करीब घोषणा कर रहे हैं। तो फिर आपके पास तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। बजट में था क्या ये सब प्रावधान किया गया था बजट में, तो कैसे करेंगे? अभी जो बजट सत्र खत्म हुआ उसमें तो ये सब था ही नहीं प्रावधान, यानी इस बजट में तो हो ही नहीं पाएगा और उसके बाद ये आने वाले नहीं है। बात समझिए, लोन होता है, उधार होता है। ये छात्रों को लोन दे रहे हैं। कब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, फेल रहा है इनकी योजना। तेजस्वी आएगा तो छात्रवृत्ति देगा। छात्रवृत्ति और लोन में अंतर होता है, ये बात पहले समझ जाए। ये सरकार जो नकलची सरकार है। माई बहन मान योजना का कॉपी, पेंशन बढ़ाने की बात हम किए, उसकी कॉपी। बिजली मुफ्त में, नीतीश जी का आप स्टेटमेंट देखे होंगे कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। विधानसभा के अंदर क्या है, नहीं होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी ये हम आपको अभी लाइव दिखा दें ये। लेकिन बिजली मुफ्त क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि हमने 200 यूनिट फ्री की बात की, डोमिसाइल की बात हमने की, हमने युवा आयोग की बात की। तो इनके पास विजन नहीं है, विजन तेजस्वी के पास है। ठीक है, विजन की नकल कर सकते हो लेकिन विजन नहीं ला सकते ना। विजन कहाँ से ला पाएंगे ये? तो जो तेजस्वी कह रहा है वो करना पड़ रहा है। आप इसीलिए तो जनता कह रही भाई ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। ये तो आप बार बार कह रहे हैं। आप माई बहन योजना का जिक्र कर रहे हैं, FIR दर्ज की गई है, आपको इसके बारे में मालूम होगा। और वो कहा गया कि ये ठगी है। सुनो ना, वो मंत्री को बचाने के लिए FIR किया गया है, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए। जिस थाने में उस पत्रकार की पिटाई हुई उसी में FIR हुआ, उसी थाने में वो जीवेश मिश्रा करवाया है भाजपा के चक्कर में। वही थाना आपको पता है जहां हम कल FIR के मदद के लिए गए थे उस पत्रकार की, उसी थाना में कंप्लेन हुआ है। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं। अभी भी जब मैं आपके साथ इस रथ में बैठा हूं तो चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग आप ये अभिवादन कर रहे हैं। कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई हाथों में पोस्टर लेकर के खड़ा है, लेकिन आप सीट शेयरिंग पर नहीं बोल रहे हैं। और अब इस पर मैं हर कोई चाह रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब तय होगा तबे ना बोलेगा, बिना तय के कोई बोलता है? हम तो कभी नहीं सुने। NDA बोल दिए क्या? क्योंकि वहां भी तय नहीं हुआ। लेकिन कितनी सीटों का अनुमान है? तेजस्वी यादव का अपना आकलन क्या कहता है? लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। कुछ नंबर में बताइए, नंबर में बताइए। हमको लगता है हम लोग महागठबंधन को 170 से 80 सीटें आनी चाहिए और RJD को 100 से ऊपर। तो अभी हमारे साथ तेजस्वी यादव थे और वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी जीत होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। आप क्या कह रहे हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री।
हाँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और ऐसा लैंडस्लाइड होगा कि बीजेपी का दिल्ली का हेडक्वार्टर भी हिलेगा। तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और ये यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। अभी उनका ऐसा अनुमान है कि इस बार जो उनकी जीत होगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और नंबर के लिहाज से वो कहते हैं कि महागठबंधन को 170 से 180 सीट उन्हें उनके हिस्से में आएगी। 170 से 180 आपने बताया ना? हाँ, मैं इतना कंफर्टेबली आ जाना चाहिए। इतने के लिए कंफर्टेबल लैंडस्लाइड इसी को तो कहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना। गोरखपुर मर्डर केस में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक आरोपी जख्मी है। मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी 19 साल के एक लड़के की। 19 साल का नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाला एक छात्र जिसकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश था।